आज के समय में कौन ऐसा है जो अमीर नहीं बनना चाहता है? क्या आप किसी को जानते हैं जो ना चाहता हो कि मेरे पास और पैसे आए? आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि और पैसे आए, जितने अमीर हैं उससे और अमीर बने। आपने कभी किसी को देखा है जो कहा हो मुझे और पैसा मिले? मैं अपने पैसे को बढ़ाना नहीं चाहता, सभी बढ़ाना चाहते हैं। आज का टॉपिक यही है कि कम भी अगर आपकी सैलरी है तो भी आप अमीर कैसे बने। अगर आपकी कम आमदनी है, कम इनकम है, तो भी आप अमीर कैसे बने। देखिए, बहुत ही आसान है। सुनने में लगता है कि अरे हम तो 20,000 कमाते हैं, हमारे कहाँ बस की बात है। लेकिन अगर सिस्टमेटिक वे से हम चले, पूरी सोच के साथ चलें, हमारा विजन फ्यूचर के लिए बिल्कुल क्लियर हो, तो निश्चित ही है कि हमारे पास अगर धैर्य है, पेशेंस है, निश्चित है कि कुछ ही वर्षों में हम अमीर की श्रेणी में आ जाते हैं। नमस्कार, मैं आपकी आरवी। कैसे हैं आप सब? अपना और अपनों का ख्याल रखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो लेके आती हूँ जो रोजमर्रा में आपके काम के होते हैं, आपको प्रेरणा देते हैं, मोटिवेशन देते हैं और आप खुद की सहायता खुद कर पाते हैं। चलिए फिर बात करते हैं कि कम सैलरी वाले कैसे अमीर बने, ज्यादा पैसे कैसे अपने पास लाए। देखिए, अगर मान के चलते हैं आपकी सैलरी है 20,000, ठीक। अब 20,000 सैलरी में सोचने में लगता है कि ये कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 20,000 सैलरी में आप कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर आपका परिवार बड़ा है तब तो अलग बात है, लेकिन अगर हम मान के चलें कि आपका परिवार छोटा है और आपके खर्चे 10,000 में कंप्लीट हो जाते हैं, आपको करना भी पड़ेगा, अपने खर्चों को रोकना पड़ेगा शुरुआत में। और ये आपको डे 1 से करना पड़ेगा। जब आपकी जॉब लगेगी, आपको फर्स्ट सैलरी मिलेगी, उसी दिन से आपको इसके बारे में विचार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा दिन हो गया, आपने अभी तक नहीं किया तो अब आप नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इस बात को लेके चल रही हूँ कि आप डे फर्स्ट से शुरू कर दिए हैं। अब आपको 20,000 मिल गया, अब 10,000 में आपने खर्चे अपने किए, अपने हाथ को समेट के खर्चे किए, आपके ऊपर बहुत लायबिलिटी नहीं है, तो आप 10,000 में किसी तरह अपना काम चला लिए। चल भी जाता है। बहुत बड़े बड़े ख्वाब अगर शुरुआत में ना देखें, अपनी सैलरी के हिसाब से सोचें। सबसे पहले आपको 2 अकाउंट खोलना है। एक में तो जो आपकी सैलरी आती है या आपका इनकम आता है, और दूसरा एक आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए। उस जैसे ही आपका 20,000 रुपया आता है ना आपके अकाउंट में, तो वैसे ही आप 10,000 रुपया, एटलीस्ट 50% रुपीज आप दूसरे सेविंग वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। अब आप कहेंगे कि इससे फायदा क्या होगा, इस बैंक में रहे या उस बैंक में। बिल्कुल बात आपकी सही है, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा अगर आपके हाथ में 1,000 रुपया होता है तो आप 1,000 में ही खर्च करने की कोशिश करते हैं। 2,000 होता है तो 2,000 में खर्च करते हैं। तो आप ये कोशिश कीजिए कि जो आपका अकाउंट है जिसमें आपका इनकम आता है उसी में से खर्च कीजिए। सेविंग वाले को आप टच ही नहीं करेंगे जब तक कि मेडिकल क्राइसिस ना आए। मेडिकल क्राइसिस में भी जब तक कोई बड़ा खर्च ना आए, क्योंकि क्या होगा ना कि जब सैलरी वाले अकाउंट में आपका 10,000 आपने 5-6 महीने बचाया, मैंने कहती कि आप नहीं बचाया, आपने बचाया, आप 50,000 बचा लेंगे। जब 50,000 आपको दिखेगा ना अकाउंट में, तो आपको लगेगा अरे इसमें तो ये भी कर लेते हैं, चलो ये चीज खरीद लेते हैं, चलो वो चीज खरीद लेते हैं, सेविंग तो हम फिर कर लेंगे, अगले महीने ज्यादा कर लेंगे। नहीं, वो नहीं हो पाता है। इसलिए कोशिश करें कि उसको नेक्स्ट अकाउंट में रखें। अब उसमें आपको करना क्या है कि सैलरी वाले अकाउंट का तो सही है, जो भी आपकी नीड है उस हिसाब से आप खर्च कर रहे हैं, तो इस दौरान ना आपको अपने ब्रांडेड चीजों पे थोड़ा सा रोक लगा के रखना होगा। आप 3 रूम की जगह 2 रूम में आपको रहना पड़ेगा, या 2 रूम की जगह 1 रूम में रहना पड़ेगा। जिस तरह से आपका परिवार है उस तरह मिनिमाइज करके आप अपने खर्चे को रखिए, क्योंकि शुरुआत के अगर 2-4 साल आपने अपने आप को पकड़ लिया ना, रोक लिया फालतू के खर्चों से, जरूरत के खर्चों से नहीं, फालतू के खर्चों से, तो निश्चित ही 2-4-5 साल के बाद आप खुल के आराम से रह पाएंगे। और शुरुआत में आप कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में आपके ऊपर उतनी लायबिलिटी नहीं होती है। अगर बहुत लायबिलिटी है देन डिफरेंट थिंग हो गया ये, लेकिन अगर शुरुआत में आपके पास बहुत लायबिलिटी नहीं है, तो अगर शादी भी हो गई है तो शादी में बहुत सी चीजें इस तरह से हमारे समाज में मिलती हैं कि उससे भी बहुत कुछ काम चलता है। तो शुरुआत में ना हर तरफ से चलता रहता है लेन देन और ये सब, तो बहुत सही रहता है। कुछ
आपको कमी होने की गुंजाइश नहीं दिखती है, तो अपने खर्चों को थोड़ा सा लिमिट करके चलें। अब नेक्स्ट आपको करना है कि जो आपने सेविंग वाले अकाउंट में रखा है, सेविंग वाले अकाउंट में आपको 10,000 में से 5,000 एटलीस्ट आपको किसी योजना में लगा देना है। कोई भी आप ले लीजिए। जैसे मैं तो सेविंग्स को एसआईपी में लगाना पसंद करती हूँ। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। अब उसमें क्या होता है कि आपको हर महीने, वो एक मतलब रेगुलर की तरह होता है, जैसे आपको हर महीने सैलरी मिलती है और आप हर महीने के अपने खर्चों के लिए हिसाब रखते हैं। जैसे आपको मान लीजिए 20,000 रुपया महीना मिल रहा है, तो साल भर में आपको कितना मिलेगा? 2,40,000 यही मिलेगा ना। अगर 2,40,000 आपको एक बार में ही दे दिया जाए कि आपको साल भर काम करना है, अब आप इसमें से पूरे साल का खर्चा चलाइए, तो शायद ये होगा कि आपको ये पैसे बहुत लगेंगे और आप सोचेंगे कि चलो ये खरीद लेते हैं, ये तो चल जाएगा, लेकिन 2-3-4 महीने के बाद आपको परेशानी का अनुभव होने लगेगा। तो इसमें भी है कि सिस्टम से ये प्लान चलता है। हर महीने आपको डिपॉजिट करना होता है, एक साथ आपको 2 लाख डिपॉजिट करना है, इन्वेस्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें। आप हर महीने जितना भी चाहें। ये एसआईपी भी ना 2 तरह का होता है। एक इसमें लॉकिंग पीरियड होता है और एक में लॉकिंग पीरियड नहीं होता। लॉकिंग पीरियड वाले में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जो लॉकिंग पीरियड वाला नहीं होता है उसमें कम मिलता है। लेकिन लॉकिंग पीरियड वाले में क्या है कि 3 साल 5 साल जितने साल का भी लॉकिंग पीरियड होते हैं उसके बीच में आप पैसे निकाल नहीं सकते। लेकिन जो लॉकिंग पीरियड नहीं है उसमें आप जब भी चाहें आप निकाल सकते हैं। ये ना कंपाउंड इंटरेस्ट पे काम करता है। आप जानते हैं सबसे ज्यादा पैसे अगर मिलते हैं ना तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलते हैं। इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही यूजफुल इंटरेस्ट होता है, जिसकी वजह से पैसा बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो ये इसी पे काम करता है। तो एसआईपी के लिए आपको 500 रुपये भी है तो भी आप खोल सकते हैं, और उससे ऊपर भी आप चाहें, जितना चाहें आप खोल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लॉकिंग वाला चाहते हैं या फिर आप ओपन वाला चाहते हैं। ये सब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसा चाहते हैं। अब एसआईपी में होता क्या है, इसमें बैंक आपको एसआईपी का पैसा आपसे लेता है और उनके एक्सपर्ट जो होते हैं वो उसको म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। म्यूचुअल फंड, अगर वो म्यूचुअल फंड आपको टैक्स क्रेडिट देने का काम करता है कि आपके टैक्स में डिडक्शन देता है, तो आप उस वैसे वाले म्यूचुअल फंड में अपना एसआईपी लगवाइए, तो आप जो टैक्स रिटर्न भरना होता है तो उसमें भी आपको 1.5 लाख तक का डिडक्शन हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे इसके फायदे पीछे पीछे भी चलते हैं। आप चाहते हैं कि आपको कार लेना है, फ्लैट लेना है, या फिर कोई भी चीज़, फ्रिज लेनी है, कुछ भी ऐसा चीज़ लेना है जो आपके सैलरी से अधिक का लग रहा है, तो आप ना इन सब के लिए बचत कीजिए। इनको ईएमआई पे लेने की ना कोशिश मत कीजिए। ईएमआई पे क्या होता है ना कि 50,000 की चीज़ आप 60,000 में खरीदते हैं, आपको पता नहीं चलता है बस, क्योंकि हर महीने आप देते हैं। और वैसे आप जो 50,000 की चीज़ है शायद आप 40,000 ही जमा करके बैंक में, और वो पैसा वापस मिलता है तो वो 50,000 रुपये मिलता है। वैसे आप कर सकते हैं। तो इसलिए ये गलती मत कीजिए। अगर आपकी सैलरी कम है और आप चाहते हैं कि आपके पास पैसे बहुत हो, आप अमीरों की श्रेणी में आए, तो शुरुआत में इन सब गलतियों करने से आप शुरू में ही आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और फिर कभी भी आप इससे उबरने के लिए कोशिश में लगे रहते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि आपका मन ना मतलब इन चीज़ों से विश्वास उठने लगता है कि नहीं, ये सब कभी नहीं हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि इन सब फालतू के चक्कर में ना पड़े। जब आपके पास पैसा हो, जिस तरह से अगर 10,000 आपने सोचा मुझे सेविंग करनी है, तो उसमें आप 3,000 किसी में लगाइए, 2,000 किसी में लगाइए, 1-2 हज़ार किसी में लगाइए, कुछ ओपन रखिए, कुछ क्लोज रखिए। ऐसे करके अपने दिमाग में रखिए कि अच्छा, यहाँ पे जो ये वाला लगाया है मैंने, ये मैच्योर होगा तो मैं ये चीज़ खरीदूंगा, ये चीज़ होगा तो ऐसे करूँगा। इस तरह से आपका धीरे धीरे सारे आपके जो भी आपकी ड्रीम है वो पूरी होती चली जाएगी। धीरे धीरे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाए ना, आप सेविंग के परसेंटेज बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब आपकी 20,000 है तो 10,000 में हो सकता है मुश्किल हो चलाना। जब 50,000 हो जाती है तो 25,000 में चलाना कोई कठिन काम नहीं होता है, क्योंकि आपकी सारी चीज़ें लगभग व्यवस्थित हो चुकी रहती हैं, और आपको महीने का और स्कूल का यही सब खर्च रहता है, और आपकी सेविंग भी ठीक ठाक हो चुकी रहती है। तो धीरे धीरे आपको करना क्या है कि आप अपने एसआईपी या फिर पीपीएफ अकाउंट में डालिए, या फिर आप शेयर में लगाइए,
या और किसी भी तरह से आप बचत करना चाहते हैं, आप फ्लैट या ज़मीन जो भी करना चाहते हैं, आप थोड़ा-थोड़ा करना शुरू कर दीजिए। तो अब इसको आप सेविंग नहीं, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास इतना आ चुका है कि आप इन्वेस्ट करने लायक बन गए हैं। इन्वेस्टमेंट में भाई शेयर वगैरह में थोड़ा रिस्क होता है, तो अगर आपके पास पैसे हैं तो थोड़े पैसे लगा के आप उस पर रिस्क ले सकते हैं। जब वो बढ़ जाए, जैसे मान लीजिए 25,000 आपने लगाया, 25,000 का जब 50,000 हो गया, तो वो फिर भी आप 25,000 ही लगाए। ऐसे 1-2 साल कीजिए। खुद से ना समझ में आए तो पहले किसी से समझ कर किसी को हायर कर लीजिए। जैसे आपको मान लीजिए लाख 2 लाख लगाना है, तो आप हर महीने उनको कुछ 1,000-2,000 दे भी देते हैं और आपका बढ़ जाता है, तो ये ठीक है। तो इस तरह से थिंकिंग अपनी बढ़ाइए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से काम करवाइए जो परफेक्शन रखता हो, जो इसकी पढ़ाई जानता हो या फिर इसके बारे में अच्छे से रिसर्च किया हो, यही काम करता हो। तो सारा काम खुद मत कीजिए, इसके लिए जगह-जगह लोगों को लगा रखिए, उसके लिए आपको थोड़ा खर्च भी करना पड़े। क्या जो अमीर होते हैं वो सारा काम खुद करते हैं? खुद करने से नहीं हो पाएगा, लेकिन जब आप कई लोगों से वही काम कराते हैं तो वही 24 घंटे जो आपके हैं, आप अकेले करेंगे तो वो 24 घंटे ही रहते हैं। लेकिन अगर 5 लोग करें, तो वो 5 लोगों के साथ ऐड हो जाता है। मान लीजिए हर कोई आपके लिए 2-2 घंटे भी काम कर रहा है, तो 10 घंटे आप में ऐड हो गए। तो आपकी जो है वो डे का टाइम बढ़ गया, तो इस तरह से आपको और इनकम हुई। तो इस तरह से प्लानिंग से चलिए, कभी भी ये मत करिए कि नहीं ये संभव नहीं हो रहा है, मैं तो 10,000 में नहीं चला पा रहा हूँ, 10,000 में नहीं चला पा रहे, किसी महीना ठीक है सेविंग में बचा 1 आध हज़ार निकाल लीजिए, 2,000 निकाल लीजिए, लेकिन जब भी महीने में एक्स्ट्रा बचे उसको डाल के उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। और फिर आप अपनी सेविंग्स में जब बढ़ाते जाएँगे, आज 10 डाल रहे हैं, अगले साल सैलरी बढ़ी 20,000 से 22,000 हुआ तो आप 11 डालने लगिए। तो धीरे-धीरे आप देखेंगे कि 4-5 साल में अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलने लगेगा। अगले 10 सालों में आप एक मतलब रिच वाली, अमीर वाली कैटेगरी में आने लगेंगे। आपको लगेगा कि हाँ, फर्स्ट जैसे करने का ये बहुत बड़ा प्रॉफ़िट है। तो इन सभी जो भी आपकी ये योजनाएँ होती हैं, इनके बारे में बैंक में लोग बहुत अच्छे से बताते हैं। आप बताएँगे कि मुझे इतना इन्वेस्ट करना है, वो बहुत अच्छे से समझाते हैं। आप थोड़ा रिसर्चेज़ भी कीजिए, ऑनलाइन भी देखिए, वीडियोज़ में भी देख लीजिए, तो आप बहुत ही आसानी से अमीर बन सकते हैं। कोई भी शुरुआत में अगर उसको पेरेंट्स से ना मिला हो, तो अमीर नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग जल्दी हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी बुद्धि लगा के योजनाओं से काम करते हैं, पूरे परफेक्शन से काम करने की कोशिश करते हैं। इन्वेस्टमेंट उनकी बिल्कुल मतलब एक योजना के तहत चलती रहती है। फिर वो एक दिन आता है कि कुछ ही सालों में वो जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो योजनाओं से काम नहीं करते, अपने पैसों को दिमाग लगा के कहीं-कहीं इन्वेस्ट नहीं करते, उनसे बहुत ही ऊँची कैटेगरी में खड़े हो जाते हैं। अगर आप ऐसे व्यूअर हैं जो अभी-अभी नौकरी पाए हैं, तो प्लीज़ विथ फर्स्ट सैलरी सेविंग्स स्टार्ट कर दीजिए। मैं सभी को यही कहती हूँ कि अगर आपकी सेविंग है आपके पास ना, तो वो आपके पेरेंट्स की तरह है। आपसे कोई सवाल नहीं पूछता है, आपको हर वो चीज़ देने की कोशिश करता है जो आपके पेरेंट्स देते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा और आप किन-किन योजनाओं में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, कौन-सी योजनाएँ आपको नहीं पसंद है, सभी के बारे में बताइएगा। मैं भी आप लोगों से राय लेकर अपनी लाइफ़ को रोज़ बेहतर बनाने में लगी हूँ।